तो देखें भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया था। ठीक है जी। टी अकाउंट को बैलेंस कर लिया था, जितने भी टी अकाउंट्स हमारे पास थे। हमने लास्ट क्लास में सारे टी अकाउंट्स को बैलेंस कर लिया था। मैंने आपको सिखाया था कि टी अकाउंट्स दो तरह बैलेंस होते हैं। कुछ टी अकाउंट्स बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होते हैं और कुछ टी अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होते हैं। वो सारे टी अकाउंट बैलेंस करने के बाद टी अकाउंट के बैलेंसेस से जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो भी हमने बनाना सीख लिया था। ठीक है जी। ऐसा ही है। अब इस ट्रायल बैलेंस से एक इनकम स्टेटमेंट बनती है। ठीक है जी। और एक चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। तो अब ये दोनों चीजें हमने बनाना सीखनी है। सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट सीखनी है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, क्या चीज है इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाना सीखनी है, और क्या चीज होती है एसओएफपी। ट्रायल बैलेंस से बनती है एक इनकम स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट एंड हाउ इज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। तो आ जाए जरा, हम एक नया पेज खोल लेते हैं और उस पर हम हेडिंग डाल देते हैं इनकम स्टेटमेंट की। ठीक है जी। तो मैं एक हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, इनकम स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। अब देखें, बहुत गौर से आप लोगों ने मेरी बातें सुननी है। अ, अगर मैं आपसे पूछूं एक बंदा बिजनेस क्यों करता है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? एनी गेसेस? चैट पर आप लोग मुझे रिप्लाई करके बता सकते हैं। एक बंदा बिजनेस रन कर रहा है तो वो बिजनेस क्यों कर रहा है? वॉट इज द रीजन कि वो बिजनेस कर रहा है? या कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो वो बिजनेस क्यों करता है? एनी वन, एनी गेसेस? वेट कर रहा हूं आप लोगों के रिप्लाई का। ओके, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, मीत आपने कहा है। ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन सबसे मेन, यस नबीहा, वेरी गुड। एक बंदा बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट। यस मीत, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, नफा कमाने के लिए एक बंदा बिजनेस करता है। टू अर्न प्रॉफिट एक बंदा बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है। अगर एक बंदे को अगर एक बंदे को लॉस हो रहा है तो वो थोड़ी ना बिजनेस करता ही रहेगा लॉस में, नहीं ना। ठीक है। तो एक बंदा बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। अब एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करा, क्या बस वो बिजनेस करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता रहेगा? नो। हर थोड़े टाइम बाद वो पॉज लेकर चेक करेगा कि भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर वो ये चेक नहीं करता और उसको लॉस हो रहा हुआ, तो बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है। तो एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके बाद हर थोड़े टाइम बाद रुककर वो चेक करता है कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है जी। अब सर कैसे पता चल कर करता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इनकम स्टेटमेंट बनाकर वो पता लगाता है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि इनकम स्टेटमेंट बनाने का जो मेन एम है, क्या है? मेन एम है दैट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इसलिए इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब बच्चा बोलता है सर एक बिजनेस कब बनाता है ये इनकम स्टेटमेंट, कब निकालता है प्रॉफिट या लॉस? मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ईयर एंड पर। बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक साल खत्म हुआ, ईयर एंड पर क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट, और पता करते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हाँ, कुछ बिजनेसेस वीकली भी कैलकुलेट करते हैं, हर वीक के एंड पे भी इनकम स्टेटमेंट बनाकर चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कुछ बिजनेसेस हर मंथ के एंड पर भी बनाते हैं, मंथली प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। हर मंथ के एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाकर चेक करते हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट बनाकर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, ज्यादातर बिजनेसेस कब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट? साल के आखिर में, ईयर एंड पर। एक साल कंप्लीट हुआ, इनकम स्टेटमेंट बनाई, चेक करा कि भाई इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि एक बिजनेस ईयर एंड पर बनाता है इनकम स्टेटमेंट, और क्यों बनाता है, व्हाट इज द मेन एम टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट? दैट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इनकम स्टेटमेंट बनाकर पता चलता है कि बिजनेस को इस साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनकम स्टेटमेंट में क्या फॉर्मूलाज लगते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिएगा। अब एक
सवाल है आप लोगों से, प्लीज सब इसका जवाब दीजिएगा कि एक बंदे को प्रॉफिट निकालने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? हाँ जी। क्या उसको अकाउंटिंग आनी चाहिए प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए? यस और नो? यस। ग्रेट नबिया, एक बंदे को प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग आना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप देखो कितने बिजनेसेस हैं जिसके ओनर्स पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट तो कैलकुलेट करते हैं ना अपने बिजनेस का, ठीक है? तो प्रॉफिट निकालना इज वेरी बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीज है। बेसिक कॉमन सेंस है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा, गौर से सुनना मेरी बात। मैंने ये पेंसिल बेची, मेरे हाथ में ये पेंसिल नजर आ रही है आप सबको। अब ये मैंने पेंसिल को बेचा, सेल करा। तो अब मुझे पता लगाना है कि इस पेंसिल को बेचने पर, सेल करने पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो आप लोगों को बोलना चाहिए, सर पहले आप ये बताएं कि ये पेंसिल आपने कितने की सेल करी, कितने की बेची। तो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये पेंसिल मैंने $100 की बेची, कितने की बेची? $100। तो देखें, ये जो पेंसिल बेच कर, सेल कर कर मेरे पास पैसे आए उसको मैं क्या कहता हूं? गुड्स बेचकर जो पैसे आते हैं उसको हम सेल्स कहते हैं। तो बेसिकली इस पेंसिल्स की सेल्स वैल्यू है $100, मतलब ये पेंसिल सेल कर कर मेरे पास $100 आए, ठीक है? अब बच्चे कहते हैं, अब आप लोगों को दूसरा सवाल मुझसे पता है क्या पूछना चाहिए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए वो ये होगा कि सर अब आप ये बताएं कि इस पेंसिल का टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा आपको कितना आया? तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस पेंसिल का टोटल कॉस्ट मुझे $80 आया, टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस $80, तो भाई मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? $20। कैसे? पेंसिल बेच कर मेरे पास, मेरे जेब में $100 आए, ठीक है जी। और इस पेंसिल पे टोटल एक्सपेंस, मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया था? 80, तो 80 मेरे पास से चले गए, खर्चा हो गया मेरा। तो मुझे मेरा नफा, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मुझे कितने रुपए बचे? $20। तो मेरा $20 प्रॉफिट आ गया। सर ये कैसे कैलकुलेट करा है? हमने टोटल सेल्स ली और उसमें से टोटल कॉस्ट क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमने ली टोटल सेल्स, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स, एस मीन सेल्स, माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस। ये है भाई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई हमारी सेल्स का टोटल अमाउंट कितना था? $100, पेंसिल बेचकर हमें $100 मिले। और टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट हमारा कितना था भाई? $80। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें प्रॉफिट जो हुआ 100 - 80, हमारा प्रॉफिट आ गया $20। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा से आप लोगों को दूं और मैं कहूं कि यार पेंसिल बेचकर मुझे $100 मिले, तो भाई मेरी सेल्स तो $100 ही है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो टोटल कॉस्ट है, वेट अ सेकेंड, लेकिन अब मैं आपको कहूं कि टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट जो आया, दैट वाज $120। तो अब आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? $120। तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा -$20। मतलब अब आपको 20 का लॉस हुआ। तो हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस का आंसर आता है। इफ द आंसर इज पॉजिटिव इट इज प्रॉफिट, इफ द आंसर इज नेगेटिव इट इज लॉस। क्योंकि लॉस क्यों हुआ भाई? जेब में 100 है और जेब से खर्चा कितने का हुआ? 120। 20 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, 20 एक्स्ट्रा जेब से चले गए तो 20 का लॉस हो गया हमें। तो यार अगर बेसिक फॉर्मूला की बात करें, सो टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस द बेसिक फॉर्मूला इज दिस, ठीक है? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये जितना आसान आप लोगों को दिख रहा है इतना आसान ये है नहीं। अब इस फॉर्मूला को मैं क्या करूंगा? एक्सपेंड करूंगा। पहले तो मुझे ये बताएं, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है चीजें 100%? जल्दी से बताएं ताकि फिर मैं इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करूं। ओके ग्रेट, क्लियर नबिया। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों का क्या सीन है यार? जल्दी से बता दें प्लीज। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। ओके, अयान व्हाट अबाउट यू? अयान क्या आपको क्लियर है? ओके, ठीक है, अब जरा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब देखें, इस फॉर्मूला को मैं करता हूं एक्सपेंड। इस फॉर्मूला को मैं एक्सपेंड करता हूं। आपको सेल्स गिवन नहीं होंगी। फॉर्मूला नंबर 1, आपको सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है?
एंड हाउ विल द सेल्स बी कैलकुलेटेड? सेल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही हमारा क्या है, यही हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुने। अगर आपको पता है ना, सेल्स गुड्स बेचकर जितने रुपए के आपने गुड्स बेचे, दैट इज योर सेल्स, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने गुड्स बेचे $10,000 के, तो मेरी सेल्स $10,000 है, ठीक है। लेकिन उसमें से $2,000 के गुड्स कस्टमर को नहीं समझ आए, तो वो गुड्स उसने मुझे क्या कर दिए, वापस कर दिए। सेल्स रिटर्न हो गया $2,000 का। तो अब मेरी सेल्स कितनी होगी? मैं आपको दोबारा बताता हूं, जवाब देंगे आप लोग। मैंने 10,000 के गुड्स बेचे, लेकिन उसमें से 2,000 के गुड्स कस्टमर को समझ नहीं आया या डिफेक्टेड थे, तो वो 2,000 के गुड्स उसने मुझे वापस कर दिए। सेल्स रिटर्न हो गया 2,000 का। तो व्हाट विल बी माई सेल्स का आंसर? कितने होंगी मेरी सेल्स? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? हाँ जी, एनीवन? एनी गेसेस? जल्दी से बता दें, वेट कर रहा हूं मैं। यस, आई कैन रिपीट। देखो, मैंने $10,000 के गुड्स बेचे, मतलब मेरी सेल्स कितनी थी? गुड्स जितने के बेचता हूं, दैट इज माई सेल्स। मेरी सेल्स कितनी थी? $10,000, ठीक है। उसमें से 2,000 के गुड्स कस्टमर को समझ नहीं आए या डिफेक्टेड थे, वो गुड्स कस्टमर ने मुझे वापस कर दिए, ठीक है। अब गुड्स वापस आ गए, बेचे हुए गुड्स वापस आ गए, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। तो गुड्स 10,000 के बेचे थे, माई सेल्स वर 10,000, लेकिन उसमें से 2,000 के गुड्स क्या आ गए? रिटर्न आ गए। तो अब मेरी सेल्स कितनी होंगी? हाँ जी, प्लीज। यस, ग्रेट। 8,000 विल बी द सेल्स। सेल्स का फाइनल आंसर कितना होगा? 8,000। जितने के गुड्स बेचे उसको सेल्स कहते हैं। तो हमने पहले 10,000 के गुड्स बेचे, हमारी सेल्स 10,000 की थी, लेकिन उसमें से 2,000 के गुड्स तो वापस आ गए ना, तो वो तो अब मेरी सेल्स नहीं रहे। तो अब मेरी फाइनल सेल्स का आंसर कितना है? 8,000। ये कैसे निकला? मैंने सेल्स में से सेल्स रिटर्न के आंसर को माइनस कर दिया, तो मेरे पास सेल्स का फाइनल आंसर आ गया। और जो सेल्स का फाइनल आंसर होता है उसको हम कहते हैं नेट सेल्स। क्या कहते हैं? नेट सेल्स, ठीक है जी। तो सबसे पहला फॉर्मूला, आपको सेल्स का फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सेल्स लेस सेल्स माइनस या लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। तो आपके पास सेल्स का फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नेट सेल्स, ठीक है जी। तो हमारे पास नेट सेल्स सबसे पहले हमने इस तरह निकालनी पड़ेंगी। हमें अपने सेल्स का फाइनल आंसर इस तरह निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं कहां पर? नेक्स्ट। तो भाई सेल्स का फाइनल आंसर हम कैसे निकाल लेंगे? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करके हमने सेल्स का फाइनल आंसर निकाल लिया। इसके बाद हम लोग जो है अब निकालेंगे क्या? टोटल कॉस्ट। अब देखिए, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल खर्चे, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चे। अब ये जो टोटल कॉस्ट होते हैं ना, इसमें दो तरह के खर्चे होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, देर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। एक को हम बोलते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स दैट आर, नंबर वन, जो पहली तरह के खर्चे हैं, जो पहली तरह के कॉस्ट हैं, जो पहली तरह के एक्सपेंस हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेट अ सेकेंड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। और जो दूसरी तरह के खर्चे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। ये दो तरह के कॉस्ट होते हैं, ये दो तरह के खर्चे होते हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और दूसरी तरह के खर्चे, दूसरे तरह के कॉस्ट को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुने। हमने सबसे पहले सेल्स का आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला सेल्स में से हमें टोटल खर्चे माइनस करना है। अब देखो, पहली तरह का खर्चा क्या है? पहली तरह का कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब हमें सेल्स में से पहले ये वाले खर्चे, ये वाले कॉस्ट माइनस करना है, ये वाला एक्सपेंसेस माइनस करना है। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आपको सवाल में गिवन होगा? नो, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब दूसरा फॉर्मूला जो आपने लगाना पड़ेगा, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला। और अब ये वाला फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला, कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरी बात सुने। सबसे पहले आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, नाम क्या लिखा है इसका? नेम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट मतलब खर्चा, ऑफ किसका खर्चा? सेल्स का। सेल्स का मतलब जो गुड्स आपने बेचे। तो इसके अंदर आपने किसका कॉस्ट लेना है, किसके खर्चे लेना है? जो गुड्स आपने बेचे, सिर्फ उसके खर्चे, सिर्फ उसका कॉस्ट, सिर्फ उसका एक्सपेंस, खाली गुड्स का खर्चा आपने लेना है। इसके अलावा कोई और खर्चे आपने इसमें नहीं लेने। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेंस या एक कॉस्ट होता है, एक खर्चा होता है, एक रेंट, ठीक है। अब क्या इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप रेंट लोगे? नो सर, रेंट नहीं लोगे इसमें आप।
क्योंकि रेंट बिजनेस रन करने का खर्चा है, गुड्स का, जो गुड्स आपने बेचे उसका खर्चा नहीं है रेंट, ठीक है। गुड्स बनाने का या गुड्स खरीदने का टोटल कितना खर्चा आया, यस मीत, वो लेना होता है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है जी, यस यू आर राइट। गुड्स बनाने का या गुड्स पीछे से सप्लायर से खरीद रहे हैं तो वो खरीदने का वो खर्चा कितना है, खाली गुड्स का खर्चा हमने लेना होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब देखें आप गुड्स का टोटल खर्चा कैसे निकालते हैं, आ जाएं बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी ओपनिंग इन्वेंट्री, ये हम अपना फॉर्मूला नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ठीक है जी। दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला। सबसे पहले हमने लेनी पड़ेगी ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री, व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री वो गुड्स जो साल के शुरू में पहले से पड़े हुए हैं, पिछले साल बच गए थे तो वो इस साल ट्रांसफर हो गए, साल के शुरू में जो गुड्स पहले से पड़े हुए हैं, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। तो देखो आपने गुड्स का खर्चा ले लिया, जो गुड्स साल के शुरू में पहले से पड़े हुए हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, उन गुड्स का खर्चा ले लिया आपने सबसे पहले। अब जो गुड्स आपने खरीदे, जो गुड्स आपने खरीदे, मतलब गुड्स खरीदने को क्या कहते हैं, परचेजेस। तो जो गुड्स आपने खरीदे, जो आपने परचेजेस करी, आपका गुड्स का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। तभी आप क्या कर देंगे इसमें, ऐड परचेजेस कर देंगे, क्योंकि गुड्स परचेज करे, खरीदे, गुड्स का खर्चा बढ़ गया तो ऐड कर दिया। अब सर आपने गुड्स सप्लायर से खरीद लिए, अब आप उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर कर अपने पास लेकर आओगे ना, तो गुड्स सप्लायर से खरीद कर ट्रांसपोर्ट कर कर लाने का जो खर्चा होता है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, दैट इज कैरेज इनवर्ड्स। तो आपने गुड्स खरीद लिए, सप्लायर के पास पड़े, सप्लायर के पास ट्रांसपोर्ट कर कर अपने पास लेकर आए, तो ये कैरेज इनवर्ड्स का जो खर्चा है ये भी गुड्स के ऊपर लग रहा है ना, गुड्स लेकर आने का खर्चा, तो ये भी गुड्स का खर्चा है, कैरेज इनवर्ड्स का खर्चा आपने पे करा, गुड्स का खर्चा बढ़ गया, तो आप प्लस कर दोगे कैरेज इनवर्ट्स का खर्चा, गुड्स लेकर आने का खर्चा गुड्स पे लगा तो गुड्स का खर्चा बढ़ गया, ठीक है जी, तो प्लस कैरेज इनवर्ट्स। अब गुड्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अब उसमें से गुड्स, कुछ गुड्स डिफेक्टेड थे या वो गुड्स मुझे पसंद नहीं आए, तो वो गुड्स मैं क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो परचेज करे हुए गुड्स जब वापस करते हैं उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। अब जो गुड्स परचेज रिटर्न कर दिए, जो गुड्स मेरे पास से चले गए, तो उसका खर्चा भी तो मुझे अपने पास से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो गुड्स तो मेरे पास से चले गए। तो जो गुड्स वापसी कर दिए उनका खर्चा भी यहां से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, हटा दूंगा, लेस कर दूंगा। तो लेस परचेज रिटर्न, ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले साल के शुरू में जितने गुड्स पड़े ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस परचेजेस, जितने गुड्स खरीदे गुड्स का खर्चा बढ़ गया तो दैट्स वाई प्लस कर दिया, प्लस कैरेज इनवर्ड्स, गुड्स सप्लायर से खरीद कर अपने पास लाने का खर्चा, ये भी गुड्स का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गुड्स का खर्चा बढ़ गया तो ऐड कर दिया। उसके बाद परचेज रिटर्न, जो गुड्स हमने वापस कर दिए, देखो गुड्स वापस कर दिए तो उनका खर्चा भी हम हटा देंगे क्योंकि वो गुड्स अब हमारे पास नहीं है, तो माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है जी। उसके बाद कभी कभार आपको याद है इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैंने पढ़ाया था गुड्स ड्राइंग्स, क्या गुड्स ड्राइंग्स, उसको बोलते हैं गुड्स ड्रॉन। गुड्स ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो गुड्स ओनर ने बिजनेस से निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, जो गुड्स ओनर ने बिजनेस से निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उन गुड्स का भी तो खर्चा आपको बिजनेस में से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो गुड्स तो बिजनेस से चले गए, वो तो ओनर ने निकाल लिए बिजनेस से। तो ये जो गुड्स ओनर बिजनेस से निकाल लेता है उसको बोलते हैं गुड्स ड्रॉइंग या फिर गुड्स ड्रॉन। तो भाई गुड्स ड्रॉन, जो गुड्स ओनर ने बिजनेस से निकाल लिए उन गुड्स का खर्चा भी हटाना पड़ेगा, मतलब यहां से माइनस करना पड़ेगा, माइनस गुड्स ड्रॉन, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, जो गुड्स साल के आखिर में बच गए, जिसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं, जो गुड्स साल के आखिर में बच गए उनको, उनका खर्चा इधर से हटा देंगे, लेस कर देंगे, क्यों, चूंकि वो तो अगले साल में ट्रांसफर हो जाएंगे ना एज ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जो गुड्स साल के आखिर में बच गए उनका खर्चा भी आपने यहां से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। ये आपका गुड्स का खर्चा निकालने का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला है, जो गुड्स आपने बेच दिए उन गुड्स का खर्चा निकालने का फॉर्मूला जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। तो भाई सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, साल के शुरू में जितने गुड्स पड़े उनका खर्चा ले लिया, ऐड परचेजेस, गुड्स खरीदे, गुड्स का खर्चा बढ़ गया, ऐड कर दिया। कैरेज इनवर्ड्स, गुड्स लाने का खर्चा, ये भी गुड्स का खर्चा है, गुड्स का खर्चा बढ़ गया, ऐड कर दिया। परचेज रिटर्न, जो गुड्स वापस कर दिए, गुड्स हमारे पास से चले गए, गुड्स का खर्चा कम हो गया तो वो माइनस कर दिया परचेज रिटर्न। गुड्स ड्रॉन, जो गुड्स ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिए, तो ओनर ने निकाल लिए, ये गुड्स चले गए तो इनका खर्चा भी आपने हटाना पड़ेगा, माइनस गुड्स ड्रॉन। एंड जो गुड्स साल के आखिर में बच गए उनका भी खर्चा आपने हटाना पड़ेगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, चूंकि वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे एज ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये फुल एंड फाइनल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, खर्चा निकालने का, कॉस्ट निकालने का, जो गुड्स आपने बेच दिए उनका खर्चा निकालने का, ठीक है। तो इस तरह आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी।
तो ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर कर आप लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब आपके पास सेल्स का फाइनल आंसर आ गया, जिसको नेट सेल्स कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाकर, फॉर्मूला टू ये वाला लगाकर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब मीट इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह अभी इस वक्त हमारे ओ लेवल्स के टाइम पर नहीं आती हैं, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स और सिलेबस इन द ओ लेवल्स, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं आपको लेके जा रहा हूं फाइनल फॉर्मूले की तरफ, जो इनकम स्टेटमेंट का फाइनल फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपको सेल्स चाहिए होती है, तो आप ये फॉर्मूला वन लगाकर सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करके नेट सेल्स का आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप नेट सेल्स ले लेंगे, ठीक है जी। अब आपने ले ली नेट सेल्स, उसमें से आपने माइनस करने होते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट में पहले आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, वो ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाकर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर निकाल लेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। वो आप माइनस कर देंगे, नेट सेल्स माइनस सी ओ एस मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, आपके पास एक आंसर आता है, उसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। व्हाट इज दिस ग्रॉस प्रॉफिट? दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज ओनली गुड्स का प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? गुड्स का प्रॉफिट। देखो, व्हाट इज सेल्स? गुड्स बेचकर जो पैसे आए। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? खाली गुड्स का खर्चा। तो गुड्स की वजह से जितनी इनकम हुई उसमें से आपने गुड्स का खर्चा खाली माइनस करा, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये आपका गुड्स का खर्चा होता है, ठीक है। गुड सॉरी, ये आपका गुड्स का प्रॉफिट होता है जो गुड्स की वजह से प्रॉफिट हुआ। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट। अब फाइनल प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? देखो, मैंने आपको बिल्कुल, मुझे याद पड़ा है, बेसिक्स के वक्त बताया था कि बिजनेसेस की साइड इनकम्स भी तो होती हैं, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम तो सेल्स है, ठीक है, वो आपने ले ली। लेकिन बिजनेसेस की अदर इनकम साइड, दूसरी तरह से भी तो बिजनेस पैसे कमा रहा होता है, जिसको हम अदर इनकम्स बोलते हैं बिजनेस की। अब अगर बिजनेस की कोई भी साइड इनकम अदर इनकम है, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड ऑल, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में सारी अदर इनकम्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। सारी की सारी अदर इनकम्स हम प्लस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अब बच गए क्या? एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये डे टू डे बिजनेस रन करने के जो खर्चे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो गुड्स के खर्चे नहीं होते, डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, सैलरीज देनी है, वेजेस पे करनी है लेबर को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस एंड ऑल। अब जितने भी ये एक्सपेंसेस है ना, वो पता है क्या होते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स प्लस हो गई, जो दूसरी तरह से बिजनेस पैसे कमा रहा है, और जो डेली बिजनेस रन करने के जो खर्चे हैं वो सारे के सारे आप क्या कर देंगे? माइनस एक्सपेंसेस कर देंगे, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे? एक्सपेंसेस कर देंगे। तो सर अब जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा ना, सबसे पहले आपने फॉर्मूला वन लगाकर क्या निकालना है? फॉर्मूला वन लगाकर नेट सेल्स निकालनी है, फॉर्मूला टू लगाकर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, ठीक है। नेट सेल्स में से, सॉरी, नेट सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर माइनस करेंगे, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में एक बिजनेस की जितनी भी साइड इनकम्स हैं, अदर इनकम्स जिसको बोलते हैं, वो आप प्लस करेंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आपके पास एक आंसर आएगा, दैट विल बी योर फाइनल प्रॉफिट और लॉस। अगर आंसर इज पॉजिटिव इट्स प्रॉफिट, अगर आंसर इज नेगेटिव इट इज लॉस। तो ये आपका फुल फ्लेज फाइनल फॉर्मूला होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो ये फॉर्मूलाज इनकम स्टेटमेंट के अंदर लग रहे होते हैं। तो ये जो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, क्या ये सारी चीजें आप लोगों को यहां तक क्रिस्टल क्लियर 100% ओके की रिपोर्ट है? जल्दी से बताएं, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का फौरन। हाँ जी अहमद, क्या आपको क्लियर है? आपका रिप्लाई नहीं आया अहमद अभी तक। ओके, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कहां पर, देखें ये अब बच्चों को क्या लग रहा होता है, हमें बस कैलकुलेटर में जो है ना ये सारी चीजें प्लस माइनस करके कैलकुलेटर में आंसर्स निकाल के देने होंगे। नो, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट किस तरह का होता है, क्या होता है उस फॉर्मेट का सीन, अभी आपको बताते हैं, ठीक है जी। तो आ जाएं जरा अब नेक्स्ट पेज पर, जो है मैं आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूं कि क्या फॉर्मेट फॉलो कर कर आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है जी। तो गौर से सुनिएगा मेरी बात प्लीज एवरीवन। देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनती है दो कॉलम्स के अंदर। कितने कॉलम्स के अंदर? तो आप सबसे पहले बना लेंगे दो कॉलम्स। ये आपका कॉलम नंबर वन हो गया, एंड दिस इज योर कॉलम नंबर टू।
ठीक है जी। दोनों कॉलम्स में आप एक डॉलर का, ये कोई डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल कॉलम्स हैं, ठीक है। आप दोनों कॉलम्स में ऊपर ही एक डॉलर का साइन लगा लेंगे ताकि हर अमाउंट के साथ आप लोगों को बार बार डॉलर का साइन ना लगाना पड़े। अच्छा जी, अब ये जो कॉलम वन है, इसको मैं बोलता हूँ वर्किंग कॉलम। कौन सा कॉलम? वर्किंग कॉलम क्यों बोलता हूं मैं कॉलम वन को, पता है? बिकॉज जितने भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे होंगे, वर्किंग कर रहे होंगे, वो सारी फर्स्ट कॉलम में कर रहे होंगे। और ये जो नेक्स्ट कॉलम है, इसको मैं बोलता हूं फाइनल आंसर कॉलम। फाइनल आंसर कॉलम, जितने भी वर्किंग्स कर जो फाइनल आंसर आ रहे हैं वो इस कॉलम में आप लिखोगे, राइट वाले में, ठीक है। अब देखो, आपको ऊपर मैंने बताया था सबसे पहले आपने सेल्स का फाइनल आंसर निकालना है, पता है किस तरह? आप सबसे पहले लेंगे सेल्स, उसका पहले कॉलम में आंसर लेंगे जो भी सवाल में गिवन होगा, और उसमें से कर देंगे लेस सेल्स रिटर्न। लेस सेल्स रिटर्न। अच्छा, अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेस माइनस का, वो हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। माइनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट से, जो भी चीज लेस हो रही होगी, माइनस हो रही होगी, उसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया सेल्स रिटर्न। अब फाइनल आंसर आपने जब भी राइट कॉलम में लेके जाना है, एक लाइन बनाकर लेके जाना है। तो यहाँ आप लाइन बनाएंगे और फाइनल आंसर आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इसको एक लाइन नीचे लिख रहे होते हैं फाइनल आंसर को, और इसको बोल रहे होते हैं नेट सेल्स। अगर आप इस तरह करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, इट इज एक्सेप्टेबल। या अगर आप नेट सेल्स अलग से शो नहीं करते, आप इसी के बराबर में बस आंसर को ट्रांसफर कर देते हैं। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करा, सेल्स रिटर्न के बराबर में ही फाइनल आंसर ले गए, अलग से नेट सेल्स शो नहीं करा, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों तरह एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। तो सेल्स में से सेल रिटर्न लेस करा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में ले गए, ठीक है। उसके बाद आपको पता है अब हमें आंसर पहले फॉर्मूला लगाना है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर लेस, पहले हेडिंग डलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। हेडिंग डाल दी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, अब हम लगाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला। आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था। सबसे पहले वी विल टेक ओपनिंग इन्वेंट्री इन द फर्स्ट कॉलम, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे परचेजेस, ठीक है जी। उसके बाद लेस परचेज, सॉरी, ऐड कैरेज इनवर्ड्स होता है, ठीक है जी। ऐड कैरेज इनवर्ड्स एंड लेस परचेज रिटर्न, उसके बाद लेस गुड्स ड्रॉन। ओके, लेस वाली चीज जो माइनस होंगी उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एंड लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है। अब देखिए, पूरा फॉर्मूला आपने पहले कॉलम में लगा लिया, जो चीजें ऐड होनी है उनको लेस ऐड करेंगे, जो चीजें लेस हो रही है उनको लेस करेंगे, और जो फाइनल आंसर है उसको राइट कॉलम में ले जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आप एक लाइन नीचे नहीं लिख सकते, अलग से कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना इज नॉट कंपलसरी। आपने यहाँ हेडिंग डाल दी थी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स की, तो बस ये सारी चीजें ऐड लेस करें। आखिरी चीज जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसके बराबर में ही कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आप ट्रांसफर कर दें। लाइन बनाए यहाँ पर, और फाइनल आंसर जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ये आपके पास आ गया। अब ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर है, इसको लेस करना होता है ना, दैट्स वाई इसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको लेस करना है, ठीक है। अब आपकी सेल्स का फाइनल आंसर ये रहा, एंड आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर ये रहा। जब सेल्स के फाइनल आंसर में से आप अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर माइनस करेंगे, सो यू विल गेट अ न्यू आंसर, ठीक है। तो आप लाइन बनाएंगे और नया आंसर लिख देंगे, इसका नाम क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अब आपको मैंने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितनी भी एक बिजनेस की अदर इनकम्स, साइड इनकम्स हैं, वो इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो अब आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हेडिंग डालेंगे ऐड, क्या हेडिंग डालेंगे, ऐड अदर इनकम्स, ठीक है जी। हेडिंग डाल दी। अब जितनी भी अदर इनकम सवाल में होंगी, वो सब आप लेंगे पहले वाले कॉलम में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। फिर सारी अदर इनकम्स को ऐड अप कर कर फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे, और उसको ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले आंसर में क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के आंसर में प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब अदर इनकम्स क्या होती हैं, कुछ हो तो बहुत सारी सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई हैं। अब आपके पास शॉप का हिस्सा खाली था, ठीक है, तो वो आपने रेंट पर दे दिया, तो उसका रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड। आपने किसी को कोई स्टॉक दिलवा दिया, गुड्स दिलवा दिया, उस पर आपको कमीशन मिल गई। डिस्काउंट मिलता है आपको सप्लायर से। देखिए, डिस्काउंट क्या होता है, आपने पैसे पे करने थे, अब सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया तो आपके पैसे बच गए, ये पैसे आपने कमा लिए।
ठीक है, ये भी बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू इनकम ही होती है, साइड इनकम होती है बिजनेस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें अदर इनकम्स होती हैं क्या, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम दो तीन ले लेते हैं, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, जितनी भी है सब फर्स्ट कॉलम में लेंगे हम। ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल तीन थी, ये तीनों अदर इनकम्स हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे पहले कॉलम में। ठीक है, ये तीनों अदर इनकम्स हमने एड अप करी, सॉरी, ये तीनों अदर इनकम्स हमने ऐड अप करी। अब इनका जो फाइनल आंसर है वो हमें राइट कॉलम में लेके जाना है। तो यहां हम एक लाइन बनाएंगे, इन तीनों को ऐड अप करके जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको एक लाइन नीचे नहीं, बस ये जो लास्ट अदर इनकम है इसके बराबर में ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुने, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और प्लस अदर इनकम का जो फाइनल आंसर है इनको ऐड अप करें या लाइन बनाएं और एक नया आंसर निकालें। ठीक है, ये नया आंसर आपने कैसे निकाला है, ये नया आंसर आपने जो है ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम्स के आंसर को, ये ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर था, उसमें प्लस कर दिया अदर इनकम्स का आंसर, सो यू विल गेट अ न्यू आंसर। ये आपके पास नया आंसर आ गया। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम यहाँ कुछ भी नहीं होता, इसका कोई नेम, कोई आपने नाम नहीं लिखना होता यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेट, नो इश्यूज, या फिर आप पता है क्या करें, आप टोटल ना करें, बस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर छोड़ दिया और आपने जो है यहां पर अदर इनकम का भी आंसर निकाल कर छोड़ दिया बस। अब आप क्या करें, अब आप हेडिंग डालें, अब आप हेडिंग डालेंगे लेस एक्सपेंसेस। ठीक है जी, अब क्या हेडिंग डालेंगे आप, लेस, सारे अदर इनकम्स ऐड करने के बाद सारे एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं ना, दैट्स वाई आपने पहले हेडिंग डाल दी लेस एक्सपेंसेस। अब आपको सवाल में बहुत सारे एक्सपेंसेस गिवन होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप फर्स्ट कॉलम में ले लोगे। किस कॉलम में ले लोगे, फर्स्ट कॉलम में ले लोगे, फिर सारे एक्सपेंसेस को ऐड अप करके फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाओगे। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं सवाल में, मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, रेंट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अलावा यू कैन हैव टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है जी, कुछ अच्छे एक्सपेंस बताता हूं आपको। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस हो सकता है, उसके अलावा सैलरीज एंड वेजेस, जो वर्कर्स को वेजेस और एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती जाती है वो हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यस, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स याद है आपको, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, सुनिएगा। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता था, लॉयल कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाने का खर्चा। अब ये गुड्स डिलीवर करवाने का खर्चा है कस्टमर को, तो बच्चे तो बोलते हैं सर ये तो गुड्स का खर्चा है ना कैरेज आउटवर्ड्स, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आना चाहिए। नो, देखो मेरी बात सुनो, जब तक गुड्स बिजनेस के हैं तब तक उन गुड्स का कोई खर्चा है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। लेकिन एक बार आपने गुड्स बेच दिए, अब वो गुड्स हमारे नहीं है, उसके बाद उसके ऊपर कोई खर्चा लगता है तो वो बिजनेस रन करने का खर्चा है, वो एक्सपेंसेस में आता है। तो आप खुद बताओ कि कैरेज आउटवर्ड्स कब लगता है, आपने कस्टमर को गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए, उसके बाद डिलीवर करवाओगे ना, तो आपने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिए, अब वो गुड्स बिजनेस के नहीं है, तो कैरेज आउटवर्ड्स सेल करने के बाद गुड्स के ऊपर खर्चा लगता है, तो वो बिजनेस रन करने का खर्चा है, वो गुड्स का खर्चा नहीं है। तो दैट्स वाई कैरेज आउटवर्ड्स कहां पर आ रहा होता है, कैरेज आउटवर्ड्स भी कहां आ रहा होता है, एक्सपेंसेस में आ रहा होता है। ठीक है जी, कैरेज आउटवर्ड्स के अलावा डिस्काउंट अलाउड, आप जो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हो, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। अब आपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया, अब आपको कस्टमर से पैसे लेने थे, लेकिन आपने क्या करा, आपने उनको डिस्काउंट दे दिया, अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे पैसे थे हमें नहीं मिलेंगे, हमारा तो लॉस हो गया, खर्चा हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड भी कहां पर आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है। तो दैट्स वाई डिस्काउंट अलाउड भी कहां पर आ जाता है, एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको काफी सारे एक्सपेंसेस दे दिए, मैं एग्जाम्पल्स दे दिए एक्सपेंसेस के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सवाल में गिवन होंगे सारे एक्सपेंसेस, आपने लाइन से पहले कॉलम में ले लिए, अब आप ऐड अप करेंगे और फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे। अलग से एक लाइन नीचे मत लिखिएगा, बस इन सबको ऐड अप करा, आखिरी एक्सपेंस के बराबर में ले गए राइट कॉलम में। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। अब आपके पास देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये अदर इनकम का आंसर है, और ये एक्सपेंसेस का आंसर है। आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के आंसर में प्लस करेंगे अदर इनकम का आंसर, और फिर माइनस करेंगे ये एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का आंसर माइनस होगा तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है,
तो आपने लिया पहले ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर, उसमें आपने प्लस करा अदर इनकम्स का आंसर, और माइनस कर दिया ये एक्सपेंसेस का आंसर। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आता है, ठीक है। लाइन बनाएंगे, एक न्यू आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो इसको हम कहते हैं हमारा प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। स्लैश अगर ये आंसर नेगेटिव आता है, अगर ये आंसर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आ रहा है, ब्रैकेट्स में नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये हमारा लॉस है। और इसके नीचे हम दो लाइनें बना देते हैं, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस का फाइनल आंसर होता है। ठीक है जी। नो, ड्राइंग्स ऑफ कैश, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होती, ड्राइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल होती हैं, ठीक है। ड्राइंग्स ऑफ कैश कॉन्ट्रा कैपिटल होता है। दैट्स वाई ड्राइंग्स ऑफ कैश वो एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, ठीक है। गुड्स ड्राइंग्स हम यहां क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि ओनर गुड्स निकाल रहे हैं तो गुड्स का खर्चा कम हो रहा है बिजनेस में, दैट्स वाई खाली गुड्स की ड्राइंग्स हम यहां ले रहे होते हैं, ठीक है जी। मीत क्लियर है आपको? ओके। अब मुझे सब जल्दी से रिप्लाई करके बता दें, ये जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट एक्सप्लेन करा है इनकम स्टेटमेंट का, जो फॉर्मेट आपने यूज करना है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, क्या वो आप लोगों को 100% क्रिस्टल क्लियर है? एवरीवन प्लीज। मीत क्या आपको क्लियर है? ओके। यस मीत, क्या कह रहे हैं आप? ओके ग्रेट। अब एक बात लास्ट बता देता हूं मैं आपको, इस फॉर्मेट में मैंने आपको क्या बोला था। देखें, अगर आप क्या करते, अगर आप ग्रॉस, मैंने आपको बोला था ना, आप ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम प्लस कर कर आप यहां पर एक नया लाइन बनाकर, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इसमें आपने अदर इनकम प्लस की, आपके पास आंसर आ जाता। फिर आप क्या करते, इस वाले ये जो आंसर है ना, ये जो आपने नया आंसर निकाला है, इसका नाम कुछ भी नहीं लिखना होता, यहां पर खाली छोड़ देते। इस आंसर में से फिर आप सिर्फ एक्सपेंसेस माइनस करते, तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस रहता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें, आपने भाई ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को प्लस नहीं करना, तो आप ये आंसर ना निकालें, आप बस अदर इनकम का आंसर इसी तरह यहां पर छोड़ दें। फिर आप क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस एक साथ कीजिएगा, फिर प्रॉफिट या लॉस का आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो दोनों वेज आर एक्सेप्टेबल, बोथ द वेज आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में मैंने आपको जो है इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखा दी है, ठीक है। आज मैं यहीं तक रख रहा हूं, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी इस तरह पहले फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, फिर फॉर्मेट लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। और नेक्स्ट क्लास में ही मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जिसमें आपने एक इनकम स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होगी। ये दोनों काम मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाकर हमारी जो बेसिक्स हैं उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी डेप्रीसिएशन, दैट विल बी डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। सबसे बड़ा और सबसे जो बच्चों को मुश्किल लगता है डेप्रीसिएशन, वो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह दिस टाइम। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आज की क्लियर थी। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, एसओएफपी का फॉर्मूला, एसओएफपी का फॉर्मेट और एक क्वेश्चन जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनानी होगी, ठीक है जी। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखें सब अपना।